नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 1 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है दोस्त? आप लोगों को सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करवाना। आप लोग जो एक कंफर्ट जोन बना के बैठे हो ना, उससे थोड़ा सा आप लोगों को बाहर धक्का देके कुछ नई चीजें सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर करना, नई अप्रोचेस से आप लोगों को अवेयर करना। और ये सारी चीजें जरूरी हैं अकॉर्डिंग टू द रीसेंट पैटर्न। कॉम्पिटेंसी का जमाना है बेटा, और उसके साथ साथ आप लोगों की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी। तो 11th 12th में अगर बेटा पीसीएम लेते हो तो फायदा डेफिनेटली मिलेगा बेटा। अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं ना, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ पैटर्न्स एंड मैथ्स इज अबाउट पैटर्न्स बेटा। ये गलतफहमी होती है बच्चों की कि मैथ्स इज अबाउट फॉर्मूलाज, मैथ्स इज अबाउट मैनिपुलेशंस। नहीं, मैथ्स इज अबाउट पैटर्न, और यही हमको इस चैप्टर में देखने को मिलता भी है। और आपको ये चीज भी पता होगी, इसलिए इस चैप्टर से हर साल केस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए जाते हैं। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बेटा सोचवाऊंगा और उस पर सवाल भी लगवाऊंगा, तो बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेटा आप सबको पता है कि यार nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पता है। हम थोड़ा सा घुमा के चीजों के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कोई भी प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कोई भी प्रोग्रेशन है जिसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला, अरे ये क्या आ गया, जिसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको इस तरीके से दिख रहा है बेटा। किस तरीके से दिख रहा है? अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, a मल्टीप्लाइड बाय n प्लस b। ये क्या है? एक लीनियर एक्सप्रेशन है इन n। मैं दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कोई भी प्रोग्रेशन जिसकी nth टर्म, जिसकी जनरल टर्म आपको लीनियर एक्सप्रेशन इन n दिखे, आप एकदम सीना ठोक के कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना कि सर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने? इसका प्रूफ कहां है? तो बेटा इसका प्रूफ आप बहुत इजीली यहां से निकाल सकते हो। जब आप इसको बेटा एक्सपैंड करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपको लीनियर एक्सप्रेशन इन n ही मिलती है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर a कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, b कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और n की जगह आप क्या डालोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू जोन से भी टर्म के बारे में आप लोगों को सोचना है। जैसे मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि एपी क्यों होगी, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। मान लो कोई सी भी प्रोग्रेशन है, एपी नहीं बोल रहा, कोई सी भी प्रोग्रेशन, आगे चल के आपको पता चलेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम की चीज भी होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम की चीज भी होती है। तो प्रोग्रेशन सीक्वेंसेस बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि कोई सी भी प्रोग्रेशन है जिसकी nth टर्म ना ऐसी दिख रही है, 2n प्लस 3। अब आराम से विजुअलाइज करना मेरे साथ। यहां पर आप n की जगह 1 2 3 ऐसे डालोगे। देखो यार 2.5 3.5 ऐसी वैल्यूज नहीं डाली जाती, क्योंकि जब हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग ऐसे नहीं बात करते कि यार 2.5th टर्म क्या होगी, 3.25th टर्म क्या होगी। नहीं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो ऐसे इंटीजर्स में अपन लोग आगे आगे जंप करते हैं। तो यहां पर अगर आप n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको दोस्त a1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 + 3 5। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको a2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4 + 3 7। a3 क्या निकालेंगे बेटा? n की जगह 3 डाल दीजिए, 6 + 3 9। तो आपको दिख रहा है, हाँ सर यहां पर तो हमारा एपी वाला जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो सर यस, अगर मेरे को बताना हो ये कौन सी प्रोग्रेशन है, तो सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऐसी कोई सी भी प्रोग्रेशन जिसकी आपको जेनरिक टर्म, जनरल टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन इन n दिखे, वो एक एपी होगी। पहली बात ये, अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दे दी जाए तो अब आप ये तो चमक गया आपको कि सर ये एपी होगी। एपी का गुरूर किसमें है बेटा? एपी का गुरूर है फर्स्ट टर्म में और कॉमन डिफरेंस में। अगर आपको किसी भी एपी को विजुअलाइज करना है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिख गई तो आप वो पूरी एपी विजुअलाइज कर सकते हैं। सही बात है। मेरे को फर्स्ट टर्म के लिए तो मेहनत करनी नहीं पड़ती, n की वैल्यू 1 डालता हूं, गेम खत्म हो जाता है। लेकिन यार कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे को a2 भी निकालना पड़ेगा, फिर मेरे को डिफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन उससे बेटर तरीका है अपने पास, ये आप एज शॉर्टकट यूज करेंगे। इस पे बहुत सवाल आते हैं बेटा।
अगर आपको लीनियर एक्सप्रेशन इन n दिख रहा है एज द जनरल टर्म और आपको d पूछ लिया जाए तो आपको n के बगल वाले को पकड़ना है, यही आपका d होगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मेरे साथ सोचने की कोशिश करना। बेटा 2n+3, ये +3 तो हर एक टर्म में रहेगा ना, n की वैल्यू जब चेंज करते रहोगे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, ये +3 तो हर किसी में रहेगा। तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट करेगा? नहीं। डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? n की वैल्यू। जैसे आपने n की वैल्यू जब 1 से 2 डाली तो अब आपकी टर्म चेंज हो रही है। पहले 2+3 था, अब 2 × 2+3 हो गया। तो ये डिफरेंस कहां से आ रहा है बेटा? ये n वाली टर्म जो है यहां पर, यहीं से ही तो आ रहा है। और डिफरेंस आएगा कैसे बेटा? 2 के मल्टीपल में ही तो आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे डलेगी, तो 2 के मल्टीपल में आएगा। इसलिए आप लोगों को दिख रहा है कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। सारी चीजें आप लोगों को चमक गई होंगी, दोनों बातें अपने नोट्स में लिख लो। अगर आपको कोई सी भी प्रोग्रेशन की जनरल टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n दिखे इस टाइप की an+b, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दूसरा कॉन्सेप्ट, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का d क्या होगा? जो ये n के बगल में खड़ा है यही आपका d होगा। बात क्लियर? ऐसे ही बेटा किसी भी प्रोग्रेशन की अगर आपको SN यानी कि सम अप टू n टर्म्स ऐसी फॉर्मेशन में दिखे, क्वाड्रेटिक इन n, an² + bn टाइप का। अब सर ये कहां से आया? तो बेटा ये भी AP कहलाएगी और इसको आप प्रूफ भी बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना तो आपको इसी टाइप की टर्म मिल जाएगी, बस हम स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिख देते हैं। अब यहां पर कैपिटल A कैपिटल B कुछ भी हो सकते हैं। अब यहां पर देखो, आपको ये समझ आ गया। इस टाइप से अगर आपको फॉर्मेशन दिखेगी किसी भी प्रोग्रेशन की SN की, तो आप बोल दोगे एकदम सीना ठोक के कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको ताकि बेटर विजुअलाइज हो जाए। मान लो आपको कुछ SN दिया हुआ इस तरीके से 4n² + n। सर मैं क्यों मान लूं? आपकी बात आपने बोल दिया तो मैं मान लूंगा क्या? नहीं। निकालो भाई, S1 निकालो। S1 किसके बराबर होगा? 4 + 1 5। H2 जो कि क्या होता है बेटा? A1 + A2, और ये अपना A1 के बराबर ही है। तो 2 डालोगे यहां पे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 चौक 16 + 2 18। ठीक है, A1 अपना 5 था तो यहां से A2 कितना आ गया बेटा? 13 के बराबर आ गया। अब अपन लोग क्या करेंगे? S3 भी निकालेंगे। चेक करना है ना, AP है, दो टर्म से थोड़ा चेक हो जाएगी। S3 भी निकालोगे तो यहां पर बेटा देखो तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 36 + 3 39। और यहां से तुम्हारा A3 किसके बराबर आएगा बेटा? A3 आएगा तुम्हारा 39 - 18, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 39 - 18, तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर? 21 के बराबर। तो अब देखो तुम्हारी टर्म्स कैसी दिख रही है बेटा? पहली 5, फिर 13, फिर 21। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस क्या है? ऑब्जर्व करो, 8 है। अब यहां से तुमको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। पहले तो बेटा ऐसी अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए किसी भी प्रोग्रेशन की SN की, तो वो AP है। अगेन यहां पे फर्स्ट टर्म तो तुम फटाफट से बेटा ओरली निकाल लोगे n की वैल्यू 1 डाल के, लेकिन कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे? जैसे यहां पर n के बगल वाला था, यहां पर बेटा n² के जो बगल वाला है इसको आप 2 गुना कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहां पर 4 को 2 गुना करोगे तो 8 मिलेगा ना। तो ध्यान रखना, जो आपका nth टर्म का एक्सप्रेशन होता है उसमें n के बगल वाला ही d होता है, और जो आपका SN का एक्सप्रेशन होता है उसमें n² के जो बगल वाला है उसको 2 गुना करो, फिर आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ये सारे के सारे हैक्स हैं आपके लिए, इनसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं दोस्त। टाइम बचेगा आपका, बाकी बच्चे इसमें 20-25 सेकंड ज्यादा लगाएंगे। आप लोगों ने अगर ये वाला लेक्चर देखा तो आप तुरंत चुटकियों में आंसर कर देंगे, जैसे मैं एक सवाल कराता भी हूं उस पर। डी फाइंड आउट करना है आपको इफ SN = दिस। अब बाकी बच्चे कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बाकी बच्चे करेंगे कि पहले भाई एक काम करते हैं, S1 निकालते हैं, फिर S2 निकालते हैं, फिर डिफरेंस देखेंगे और गेम करेंगे। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। डी किसके बराबर है आप क्रॉस चेक करके देख लेना बेटा। कितना ज्यादा फर्क आ गया भाई, इतना टाइम बचा लोगे यार आप। और ये जो टाइम बचेगा दोस्त, ये अच्छे केस बेस्ड क्वेश्चन में लगाना, ये अगर अच्छा कोई 5 मार्कर आ जाता है उसमें लगाना। और तुमको बहुत प्यारी प्यारी चीजें ऑब्जर्व करवाता हूं, चलो मजा आएगा।
ठीक है, और ऑब्जर्वेशन देता हूं। और ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है यार, क्योंकि इसमें ढेर सारे पैटर्न है, ढेर सारी मैं तुम लोगों को कॉम्पिटेंसी इसमें ना दिखा सकता हूं, नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए अप्रोचेस तुमको दिखा सकता हूं। जैसे चलो कुछ के बारे में बात करते हैं, कुछ के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे सर, ठीक है। जैसे यार मान लो कोई सा भी एपी में यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16, कितनी टर्म्स हो गई बेटा ये 2 से लेके 16 तक, तो ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 8 है, 8 टर्म्स हो गई। देखो इसमें भी तुम सोच रहे होगे कि सर किस तरीके, सर ने ऐसे काउंट नहीं किया, 2 इंटू 1 2 इंटू 8, तो 8th मल्टीपल तक ही पहुंचा हूं, यानी कि 8 टर्म्स हो गई होंगी। ऐसे एक काम करते हैं, मैं 12 तक ले जाता हूं, तो मतलब 24 तक ले जाना मेरे को, 18 20 24, ये मेरी यहां पे टोटल 12 टर्म्स हो गई, ठीक है। 12 टर्म्स हो गई मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करो, अगर तुम पहली और लास्ट टर्म का सम देखो, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम देखो, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम देखो, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम देखो, कोई चीज छूटी है क्या मुझसे? 18 12 14 16 18 12 और नहीं, कोई चीज तो छूटी है यार, 2 का 24 के साथ, 4 का 24 के साथ, गलत हो गया ना, कुछ 22 छूट गया ना भाई, है ना, 22 छूट गया यहाँ पर, यही होता है हमेशा मेरे साथ। तो चलो भाई एक रैंडम एपी लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है, चलो 2 से लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, कितनी टर्म्स हो गई भाई? तो ये अपना 2 टाइम्स 1 है, ये 2 टाइम्स 8 है, तो अभी तक 8 टर्म्स हो गई। देखो यहां पर भी तुम लोग चीजें सीखो कि सर ने काउंट नहीं किया उंगलियों पे, सर ने देखा ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 है, ये 8th मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ऑब्वियसली 8 टर्म्स हो गई। चलो एक काम करता हूं, 12 टर्म्स तक लिख लेता हूं, तो मतलब 24 तक लिखना है, 18 20 22 24, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, ठीक है। हर एक बात को बहुत आराम से सुनना समझना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। अब देखो यहां पर ऑब्जर्व मारो कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, है ना। नहीं एक मिनट से छूट गया यार, यहां पर एक सेकंड रुको, 2 प्लस 24, फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट, फिफ्थ प्लस फिफ्थ लास्ट, और सिक्स्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम द लास्ट। इन सब का सम देखो क्या 26 के बराबर है, सभी का सम बेटा 26 के बराबर। तो क्या ये हर एपी के लिए ट्रू होगा? यस, एपी का पैटर्न ही ऐसा है कि वो कॉन्स्टेंटली या तो इंक्रीज होगी या तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीज हमेशा ट्रू होगी, ये सिर्फ स्पेसिफिक एपी के लिए ट्रू नहीं है दोस्त, आप समझो मेरी बात को। ये आप इस ब्रह्मांड में किसी भी एपी को पकड़ोगे ना, वो ऐसा पैटर्न शो करेगा। सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स ना हो तो बिल्कुल सही बात है, सोचते हैं। मान लो कि मैं 22 तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, मैंने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ली। तो अब तुम बोलोगे सर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ली हैं तो अब सबके जोड़े नहीं बन पाएंगे, है ना। जैसे यहां पर बेटा अपने पास कितनी 12 टर्म्स थी, तो 6 मेरे जोड़े बन गए थे 6 के, लेकिन यहां पर एक तो खाली छूटेगा ही छूटेगा। लेकिन फिर भी यहां पर देखो ये पैटर्न वैलिड है कि फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, 24 आ रहा है यहां पर सम, आप देख सकते हो, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट, फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट, फिफ्थ प्लस फिफ्थ लास्ट, इनका सम सबका 24 के बराबर आ रहा है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो बीच वाली जो टर्म थी, 11 अगर टर्म्स हैं बेटा, तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी? छठी। कैसे निकालते हैं? अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में उसमें एक ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो आपको मिडिल टर्म मिल जाती है। तो ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म को अगर तू 2 गुना कर दोगे तो तुमको 24 नहीं मिलेगा। अब यहां से तुमको एक और कॉन्सेप्ट चमक रहा होगा, अरिथमेटिक मीन। अगर तुमको 2 नंबर्स दे दिए जाएं ए और बी, और बोला जाए कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाते हो? सर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करता हूं। इससे होता क्या है एक्चुअली,
इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में एक नंबर चला जाता है, जिससे ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो यहां पर भी तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये जो बीच वाली टर्म है, तो 2, 12 और 22 ये भी तो एक एपी में है। और बीच वाली टर्म अगर आपको कभी भी निकालनी हो, जब आपकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब देखो यहां पर कितने अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। आपको पता है कि आपके एसएन के फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस एल, जहां पे एल की जगह ज्यादा बेटर टर्म है an लिखना। ठीक है, कि आपको फर्स्ट टर्म और जो भी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के हिसाब से लास्ट टर्म दिख रही है आपको, वो आपने यहां पर an की जगह डाल दी, जो कि आपको l की जगह भी दिखता है। काफी बुक्स में l भी दिखता है, लेकिन ज्यादा बेटर टर्म an यूज करना है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, पार्ट 2 में सिखा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा चलो आपको आइडिया दे ही देता हूं, इतना बहक गए हैं तो थोड़ा सा और बहक जाते हैं। देखो यार, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि एक एपी है, उसकी सम अप टू फर्स्ट 25 टर्म्स बतानी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, n/2, n की जगह आप 25 रख दोगे। ठीक है, a प्लस a25 रखोगे, या फिर इसकी जगह l रखोगे। जब उसने बोला है कि ये एक एपी है, इसकी फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकाल, तो 25 टर्म उसने बोला है कि लास्ट टर्म है नहीं ना। तो इसलिए यहां पर ये जो फॉर्मूला है, वो आप जैसे मान लो ये रही आपकी एपी, फर्स्ट टर्म से लेके 90th टर्म, और ये पक्की बात है कि 90th टर्म के बाद इसको नहीं बढ़ाना, ये इसकी लास्ट टर्म है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर 45th टर्म तक के सम के लिए भी तो लगा सकता हूं ना। तो इसमें क्या मेरी 45th को मैं एल बोलूंगा, नहीं an बोलूंगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि a प्लस an लिखूं, ताकि मिसकंसेप्शन ना हो। लास्ट टर्म के लिए नहीं होता है, कहीं तक भी कोई सी भी टर्म तक का आप सम निकाल सकते। तो अब बेटा देखो, a प्लस an, अब सवाल मैंने इस तरीके से बना दिया कि मैंने आपको ना एक एपी दे दी, और मैंने आपको बोला कि सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम ये है। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट का जो सम रहेगा वही सेकंड प्लस सेकंड लास्ट का भी रहेगा, वही थर्ड प्लस थर्ड लास्ट का भी रहेगा, अगर ये एपी है, तो आप a प्लस an की जगह ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। बाकी बच्चे सोचते रह जाएंगे कि यार ये इंफॉर्मेशन क्या दे दी। तो आप लोग यहां से एक बहुत खूबसूरत बात लिखिए बेटा स्टेटमेंट में, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अपनी कॉपी में छाप लो। फॉर एनी एपी टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स equidistant from start and end will be equal to each other, will be equal to each other। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, फर्स्ट प्लस लास्ट will be equal to second plus second last will be equal to third plus third last and so on, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको चमकाया है। अब बेटा देखो, और भी बहुत सारी चीजें हैं यार जो मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, वो पार्ट 2 में करवाऊंगा। एक छोटी सी आपको चीज और सिखाता हूं, ये आप जल्दी से समझ जाओगे। ठीक है, 2 मिनट और लूंगा, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। तो मैं आपको 2 ऑब्जर्वेशंस और दे रहा हूं। अगर आप कोई सी भी एपी देखते हैं ना, और उस एपी में से आप टर्म्स उठाते हैं, लेकिन टर्म्स उठाते हैं यार, जैसे मान लो कि कोई एपी है जिसकी आपको 20 टर्म्स दिख रही हैं आपके सामने, आपने इस एपी की पहले थर्ड टर्म उठाई, फिर मान लो 6th टर्म उठाई, फिर 9वीं टर्म उठाई, फिर 12वीं टर्म उठाई, फिर 15वीं टर्म उठाई, तो आपने पैटर्न में उठाई है टर्म्स। अगर आप इन टर्म्स को उठा के एक नई जगह पे रख दोगे, दोबारा आपको एपी ही मिलने वाला है। तो अगर आप एक एपी में इक्विडिस्टेंट टर्म्स उठाते हो, समझ रहे हो ना इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि मैंने 1 2 3 4, सबसे सिंपलेस्ट यहां पर एपी ले लेता हूं, 15 तक ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर बेटा सेकंड, फोर्थ या फिर सेकंड, फिफ्थ ऐसे टर्म्स उठाता हूं। सेकंड उठाई, फिर मैंने फिफ्थ उठाई, अब मैं कौन सी उठाऊंगा बेटा, 8th उठाऊंगा, फिर मैं 11th टर्म उठाऊंगा, फिर मैं 14th टर्म उठाऊंगा, और इन सब को उठा के अगर आप अलग जगह रखोगे, दोबारा आपको एपी मिलेगा।
मतलब एपी के अंदर ही बहुत सारी एपीज आपको मिल सकती हैं अगर आप टर्म्स किस तरीके से पिक करो, ऑर्गेनाइज तरीके से यूनिफॉर्मली पिक करो। ऐसा नहीं है कि दूसरी उठाई फिर चौथी उठाई फिर आठवीं उठा ली, नहीं, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, गड़बड़ हो ही जाएगी। और एपी में मैं आपको अगले पार्ट में ना एक जंप मेथड सिखाऊंगा। जंप मेथड और कुछ नहीं है, जो आप फॉर्मूले यूज करते हो ना, वो सारे फॉर्मूले यूज करना बंद कर दोगे, आप दिमाग में ही सवाल बनाने चालू कर दोगे। अगले पार्ट में मैं उसका नमूना दूंगा आपको, बढ़िया चीज है। दूसरा, आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन लेके जानी है कि बेटा अगर मेरे पास दो एपी हैं जिनकी फर्स्ट टर्म्स अलग हैं लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों एपीज की कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जैसे मान लो एपी वन की ए 2025वीं टर्म और दूसरी एपी की भी 2025वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। इसको मैं ए ले लेता हूं, इसको मैं ए डैश ले लेता हूं। ऑब्जर्व करो मेरे साथ, ठीक है, सब चीजें छोड़ दो, ऑब्जर्व करो। दो एपी हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म अलग है, ठीक है। मान लो एक यहां पर है, एक मान लो कि एक का 2 है फर्स्ट टर्म, एक का 0 है, तो ये रही तुम्हारी 2 वाली, ये रही तुम्हारी 0 वाली, ठीक है। थोड़ा सा झुक जाता हूं। अब बेटा देखो, कॉमन डिफरेंस क्या है यार, कॉमन डिफरेंस ना सीढ़ी की तरह है, या तो आप बराबर तरीके से ऊपर चढ़ते चले जाओगे या तो आप स्टेयर से नीचे आओगे। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो स्टेयर पे ऊपर चले जाते रहोगे, अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो स्टेयर पे नीचे जाते रहोगे, और अगर कांस्टेंट है तो सेम जगह पर खड़े रहोगे। तो ये रहा बेटा मेरा, मान लो कि पहले वाले एपी की फर्स्ट टर्म, ये रही मेरी सेकंड वाली एपी की फर्स्ट टर्म, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो दोनों का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो दोनों हमेशा सेम दायरे से तो ही ऊपर चढ़ेंगे, हमेशा। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो हमेशा ये दोनों सेम दायरे से ही तो नीचे जाएंगे। तो क्या इनमें जो ये डिफरेंस है स्टार्टिंग में दोनों की फर्स्ट टर्म्स में, यही आपको हर कॉन्जिक्यूटिव सीडी पे यानी कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म पे नहीं दिखने वाला। ऑब्जर्व करो, सारी चीजें चमक जाएंगी। मतलब सर अगर दिस इज द केस, तो आप कोई सी भी टर्म्स उठा के अगर उनका डिफरेंस लोगे, हमेशा आपको फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर दिखेगा, यानी कि a1 माइनस a2 दिखेगा। आप इसको ऐसे ना करके बड़े प्यार से बेटा मैथमेटिकली भी कर सकते थे कि A2025 को कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 2024D माइनस ये हो जाएगा बेटा आपका A2 और फिर माइनस 2024D, क्योंकि D सेम है तो ये गया, ये आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बेटा, इस चीज को समझो। अगर आप इस तरीके से विजुअलाइज करना चालू कर दोगे ना कि CD है, D पॉजिटिव है तो CD पे ऊपर जाना है, D नेगेटिव है तो CD पे नीचे आना है, ये चीज कितनी ज्यादा आसान है यार समझनी कि हाँ यार यही तो डिफरेंस हमेशा हर CD पे रहेगा। तो इसलिए कोई सी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा के अगर आप उनका डिफरेंस देखना चाहोगे दोस्त, तो आपको फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के हिसाब से ही दिखेगा हर जगह। इसके अलावा बेटा देयर आर वेरियस ऑब्जर्वेशंस की अगर आप किसी एपी के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, उसमें कुछ ऐड कर देते हो, तो आपकी एपीज में क्या फर्क आता है, कॉमन डिफरेंस में क्या फर्क आता है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल भी हैं, उसके साथ साथ जंप मेथड, ये आने वाले 2 पार्ट्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस आप लोगों को यार चैनल पर बने रहना है, अपना सपोर्ट देना है। आप लोग जो प्यारे कमेंट करते हो ना, उससे मेरे को मोटिवेशन आता है, अप्रिसिएशन आता है। तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो पे ना लाइक्स का एक टारगेट लेके चल रहा हूं मैं, कि इस पर्टिकुलर वीडियो पे अगर 50 लाइक्स हो जाते हैं तो यार बड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि YouTube तो यार हमारा सपोर्ट कर नहीं रहा, ठीक है। ढंग के बच्चों तक, जो बच्चे इन सब चीजों को समझे, नहीं पहुंचा रहा वीडियोस। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों की साइड से सपोर्ट मिले और हम लोग थोड़ा सा बेटा अपना जो भी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सही बच्चा तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।